हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे ओमान ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का किया भंडा फोड़, धरी की धरी रह गई मुनीर की सेना और आईएसआई की चालबाजी। बताएंगे दोस्तों आखिर कैसा भंडा फोड़ किया है ओमान ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां तालिबान ने चित्राल नदी पर बांध बनाने का एक तरफा लिया फैसला, जिसके बाद पाकिस्तान में मच गया तहलका। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान के कुछ लोगों ने चुपचाप की भारत की मदद। क्या गणतंत्र दिवस पर मिलेगा उनको मेडल? बताएंगे दोस्तों किसने की है ये मांग। साथ ही साथ आपको बताएंगे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देने के लिए मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे क्या नीतीश कुमार? एक से एक जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते, मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ओमान ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का किया भंडा फोड़, धरी रह गई मुनीर की सेना और आईएसआई की चालबाजी। बता दें, भारत के दोस्त ओमान ने पाकिस्तान के एक बड़े दुष्प्रचार का भंडा फोड़ किया है। पाकिस्तान पूरे मुस्लिम देशों में इजराइल को लेकर भारत के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार कर रहा है। इस दुष्प्रचार को पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग, इंटर सर्विसेज, पब्लिक रिलेशंस और खुफिया एजेंसी आईएसआई चला रही है। पाकिस्तान झूठा अफवाह फैला रहा है कि भारत खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है और फलस्तीन का विरोध। इससे पाकिस्तान को मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों में भारत विरोधी माहौल बनाने में मदद मिल रही है। लेकिन हाल में ही भारत यात्रा पर आए ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा निकाल कर रख डाली। ओमान के सुल्तान ने पाकिस्तान के भारत विरोधी रुख का समर्थन नहीं किया और भारत के साथ सामान्य मैत्रीपूर्ण संबंध आगे बढ़ाने का फैसला किया। अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैला ओमान 1 लाख वर्षों से अधिक के इतिहास के साथ अरब दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है। यह देश 1970 के दशक में अपने अस्तित्व में आया, जब सुल्तान कबूस के शासन काल की शुरुआत में इसका नाम मस्कट से बदलकर ओमान कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारत यात्रा पर ओमानी सुल्तान जिस प्रकार से पहुंचे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा है। और अब ओमान ने जिस प्रकार से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का भंडा फोड़ किया है दोस्तों, और मुनीर और आईएसआई की चालबाजी धरी की धरी जिस प्रकार से रह गई है, इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन साथ ही साथ थैंक यू ओमान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मोदी है मुमकिन है कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते और खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान के कुनार नदी बांध प्रस्ताव पर छिड़ गया विवाद। तालिबान ने चित्राल नदी पर बांध बनाने का एक तरफा फैसला ले लिया दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान को लगा तगड़ा और बड़ा झटका। तालिबान फिलहाल बांध निर्माण के लिए भारतीय कंपनियों से बातचीत में लगा हुआ है, जिसके बाद सदमे में पाकिस्तान आ चुका है। तालिबान के फैसले से पाकिस्तान में जल प्रवाह पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तालिबान पाकिस्तान संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि अफगानिस्तान का कहना है कि उसे पाकिस्तान की कोई भी परवाह नहीं है और चित्राल या कुनार नदी उसकी है। इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियां शामिल होंगी, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान की कोई खैर नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं। नदी हमारा है तो हक भी हमारा होगा। अब ऐसे में दोस्तों इस फैसले से वाकई पाकिस्तान को पानी पहुंचना बंद हो जाएगा, जिसके बाद युद्ध भी देखने को मिल सकता है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के कुछ लोगों ने चुपचाप कर दी भारत की मदद। क्या गणतंत्र दिवस पर मिलेगा उनको मेडल? बता दे, पाकिस्तान के कुछ लोग चुपचाप भारत की मदद कर रहे हैं। इन लोगों ने भारत के लिए इतना बड़ा काम कर दिया जिसका कर्ज दोस्तों चुकाए से भी नहीं चुकाया जा सकता। अब तो भारत की मदद करने वाले इन लोगों को मेडल देने तक की मांग हो रही है। दरअसल आतंकियों का पनाहगाह माने जाने वाला पाकिस्तान अब आतंकियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी अब डर के मारे घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और भारत पर हमला करने वाले इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। ये पाकिस्तानी लोग भारतीयों की मदद आखिर क्यों कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोग अपनी जान पर खेलकर भारत पर हमला करने वाले आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे हैं। भारत में इन लोगों को प्यार से अज्ञात हमलावर या अननोन गनमैन बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे ये अज्ञात हमलावर मुंह ढककर बाइक पर आते हैं और आतंकियों को मारकर भाग जाते हैं। कईयों ने तो आतंकियों को जहर तक दे दिया। अज्ञात हमलावर पाकिस्तान और पीओके में 20 से ज्यादा आतंकियों को मार चुके हैं। आतंकी हाफिज सईद की फ्रेंड लिस्ट से तो अब
अब सबसे ज्यादा आतंकी गायब हो चुके हैं। अब तो खबर आ रही है कि हमलावर दाऊद इब्राहिम के पीछे भी पड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा है कि भारत को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अज्ञात हमलावरों के नाम कुछ मेडल दिए जाने की बात कही है। इसके अलावा साल 2023 को ईयर ऑफ अननोन गनमैन बोलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने ये बात कही है दोस्तों कि भारत को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन अज्ञात हमलावरों के नाम कुछ मेडल दे दिए जाने चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आपका क्या इस पर टेक होगा बताइएगा जरूर। और ये खबर प्रभात साक्षी में छपी थी जो हमने आपको बताया है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं सुविधा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पूछताछ के लिए 40 से अधिक हिरासत में लिए गए, 10 से अधिक एफआईआर दर्ज। आईजीपी जम्मू का बड़ा बयान। बता दें, जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी आनंद जैन ने मंगलवार को कहा है कि अवैध रूप से बसे विदेशी नागरिकों और बोले तो रोहिंग्या और उनके मददगारों के खिलाफ कार्रवाई में 10 से अधिक प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और 40 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया। जम्मू प्रांत के कुछ जिलों में उन्हें आश्रय दिया गया। यहाँ जिला पुलिस लाइन यानी डीपीएल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आईजीपी जैन ने कहा कि जम्मू जिले में 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली गई और 7 प्राथमिकी दर्ज की गई है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका की शह या फिर कुछ और, भारत के खिलाफ बोलकर क्यों उछलने लगे खालिस्तानी प्रेमी ट्रूडो। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार जस्टिन ट्रूडो ने उगला है जहर। बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या को लेकर एक बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी धरती पर एक सिख अलगाववादी को मारने की साजिश में एक भारतीय नागरिक को दोषी ठहराए जाने के बाद भारत के साथ कनाडा के संबंधों में भारी बदलाव आया है। ट्रूडो ने सीबीसी न्यूज चैनल को साल के अंत में दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी अभियोग ने नरेंद्र मोदी सरकार को अधिक शांत रुख अपनाने के लिए राजी कर लिया है। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले एक भारतीय नागरिक पर खालिस्तानी आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू के हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। कनाडाई पीएम ने कहा, मुझे लगता है कि एक समझ की शुरुआत हुई है कि वे इसके जरिए अपना रास्ता नहीं बदल सकते और इस तरह से सहयोग करने के लिए खुलापन है कि शायद वे पहले कम खुले थे। उन्होंने कहा कि ऐसी समझ है कि शायद कनाडा के खिलाफ लगातार हमले से यह समस्या दूर नहीं होने वाली। ट्रूडो ने सितंबर में कनाडाई संसद में दावा किया था कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के संभावित विश्वसनीय आरोप हैं। ऐसे में दोस्तों, फिर एक बार जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जहर उगला गया है, इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या ये अमेरिका की शह पर ऐसा बयान निकला है या कुछ और कारण हो सकता है? जो भी आपको लगता है बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां भारतीय अदालतों के दायरे में नहीं आता यह मामला निखिल गुप्ता केस में चेक गणराज्य से तगड़ा झटका। बता दें, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। चेक गणराज्य सरकार के न्याय मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय न्यायिक अधिकारियों के पास निखिल गुप्ता के मामले में सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। निखिल गुप्ता फिलहाल प्राग की पैंक्रेक जेल में बंद है। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि एक अज्ञात भारतीय सरकारी कर्मचारी के इशारे पर निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी नागरिक पन्नू को मारने की साजिश रची थी। इसके बाद अमेरिका ने निखिल गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका की अपील पर चेक गणराज्य ने निखिल गुप्ता को गिरफ्तारी के प्रोसेस से गुजारा है और प्रत्यर्पण करने की तैयारी में है। जी हाँ, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक निखिल के परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संबंध में चेक गणराज्य के न्याय मंत्रालय ने कहा है कि यह मामला भारतीय न्यायिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे में दोस्तों, वास्तव में निखिल गुप्ता केस में निखिल गुप्ता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल ताइवान के बाद ग्रीस में हजारों भारतीयों को नौकरी का मौका, पाकिस्तानियों की बिल्कुल नहीं होगी वहां पर एंट्री। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है अपने भारत देश के लिए, भारत के कर्मचारियों के लिए, जहां भारत के करीब 10,000 कर्मचारियों को ग्रीस में काम करने का मौका मिलने जा रहा है। दोनों देश इस समझौते पर काम कर रहे हैं। ग्रीस ने अपने देश में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए भारत, जॉर्जिया और मोल्दोवा से लोगों को लाने का फैसला लिया है। इस पर उसकी तीनों देशों से बातचीत चल रही है ताकि कानूनी ढंग से कामगारों को लाया जा सके। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने भी ग्रीस से संपर्क की कोशिश की थी। ग्रीस ने उस पर ध्यान न देते हुए पाकिस्तानी कामगारों को लाना इस योजना में शामिल नहीं किया। ग्रीस के माइग्रेशन मंत्रालय की ओर से हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि भारत से कामगार लाने का समझौता लगभग तय हो चुका है। अगली खबर की बात करें, जहां म्यांमार में विद्रोहियों की बल्ले बल्ले, चीनी सीमा पर एक और चौकी कब्जाई, टेंशन में तानाशाह। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार के विद्रोही गुट और जातीय सशस्त्र समूह अपने ही
ही देश की सेना पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन विद्रोहियों ने चीन की सीमा से लगे और महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। शान राज्य के उत्तरी भाग में कोकांग स्वयं प्रशासित क्षेत्र की राजधानी लाओ काइंग टाउनशिप में स्थित सीमा क्रॉसिंग अब विद्रोहियों के कब्जे में है। यह चीन की सीमा पर स्थित 5वां क्रॉसिंग पॉइंट है जिस पर विद्रोही कब्जा जमा चुके हैं। चीन खुलकर म्यांमार के सैन्य जुंटा का समर्थन कर रहा है। विद्रोहियों की इस सफलता से म्यांमार के सैन्य जुंटा के नेता मिन आंग हाइंग और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चिंता बढ़ गई है। म्यांमार की सेना ने 2 साल पहले नागरिक सरकार को अपदस्थ कर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। तब से सैन्य जुंटा ही म्यांमार का शासन चला रहा है। इसी सैन्य जुंटा की तानाशाही के खिलाफ म्यांमार में कई जातीय समूह और दूसरे विद्रोही गुटों ने हथियार उठाया हुआ। ऐसे में चीन को एक बार फिर बहुत बड़ा सदमा और झटका लगा है। अगली खबर की बात करें जहां परमाणु बम वाला पाकिस्तान धमकी दे तो इजराइल रोक देगा युद्ध। जी हां दोस्तों, वाकई में आपको भी बड़ी हंसी आएगी दोस्तों इस खबर को सुनते ही। जी हां, हमास की जिन्ना देश से यह गुहार, यानी हमास ने पाकिस्तान से गुहार लगाया है कि पाकिस्तान अपना परमाणु बम का धमकी इजराइल को दे देगा तो इजराइल युद्ध रोक देगा। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छी बड़ी खबर बता दें, हमास ने पाकिस्तान से इजराइल को धमकाने का अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है। हमास का कहना है कि अगर परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान धमकी दे तो इजराइल गाजा पट्टी पर हमला रोक सकता है। हमास ने यह अनुरोध पिछले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस्लामी विद्वानों के साथ एक बैठक के दौरान किया। हमास के इस बयान की पाकिस्तान में काफी चर्चा है, लेकिन अनवारुल हक काकर की कार्यवाहक सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी है। पाकिस्तान ने गाजा पर हमले की सिर्फ निंदा ही की है। अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे आक्रामक माना जा सके। हालांकि इससे पहले जितनी बार फलस्तीनी संघर्ष ने सुर्खियां बटोरी हैं, उतनी बार पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अल-अक़सा मस्जिद की पवित्रता और इस्लामी उम्मा की जिम्मेदारी शीर्षक वाला सम्मेलन इस्लामी धार्मिक संगठनों का एक नेटवर्क पाकिस्तान उम्मा यूनिटी असेंबली ने आयोजित किया था। इस सम्मेलन को हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया ने भी संबोधित किया, यानी कि पाकिस्तान पहुंचा था ये हमास का सरगना। वैसे में दोस्तों, पाकिस्तान जैसे देश से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम परमाणु बम की धमकी दे दोगे इजराइल को तो इजराइल युद्ध रोक देगा। दोस्तों, वाकई में इस खबर को सुनकर आपको हंसी जरूर आ रही होगी। आखिर किससे हमास रिक्वेस्ट कर रहा है, किस देश से, और वो भी किस देश के लिए? इजराइल जैसे देश के लिए जो एक से एक बड़े से बड़े सुपर पावर कंट्री से नहीं डरता, पाकिस्तान से डर जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। पाकिस्तानियों को भी लग रहा होगा कि चलो किसी के नजर में तो हमारे लिए इज्जत है। चलते दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल से बड़ी खबर, निर्माण कार्य के लिए भारत से मजदूरों को ले जाएगा इजराइल। अगले हफ्ते से शुरू होगी चयन प्रक्रिया। जी हां, इजराइल के चयनकर्ताओं की एक टीम पिछले हफ्ते भारत दौरे पर आई थी और अब अगले हफ्ते एक अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल भारत के लिए रवाना होंगे। ये भारत में हजारों की संख्या में मजदूरों की भर्ती करेंगे जिससे कि इजराइल में निर्माण उद्योग की भारी कमी की पूर्ति की जा सके। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और प्रवक्ता शे पुजनर ने कहा कि हम दिल्ली और चेन्नई में अगले हफ्ते 27 दिसंबर को प्रक्रिया शुरू करेंगे। फिलहाल हम सरकार की मंजूरी से 10,000 लोगों को ले जाएंगे और भविष्य में इसकी संख्या बढ़ाकर 30,000 तक होगी। इस प्रक्रिया में महीनों तक का समय लग सकता है। जी हां दोस्तों, आखिर मोदी तो वाकई में मुमकिन है। आप लोगों का कहना बिल्कुल सही निकला दोस्तों, और वास्तव में अब इजराइल से भारत के कामगारों का बुलावा आ चुका है। अगली खबर की बात करें, जहां भारत के $200 बिलियन पर नई आफत, स्वेज नहर के इस संकट ने उड़ाई निर्यातकों की नींद। बता दे, वैश्विक व्यापार में रणनीतिक अहमियत रखने वाली स्वेज नहर एक बार फिर से संकट की चपेट में है। स्वेज नहर के ऊपर संकट का बादल मंडराते ही वैश्विक व्यापार प्रभावित होने लग गया है और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधान की आशंका तेज हो गई है और इस संकट से भारतीय व्यापारी भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। स्वेज नहर का ताजा संकट इजराइल और हमास के बीच महीनों से छिड़े युद्ध के कारण पैदा हो रहा है। दरअसल यमन का हाउती समूह स्वेज नहर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रहा है। हाउती समूह के लड़ाकों के द्वारा स्वेज नहर से गुजरने वाले कुछ कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल से हमले करने के बाद वैश्विक व्यापार का यह अहम मार्ग प्रभावित हो गया और शिपिंग कंपनियां इस रूट को अवॉइड करने लग गई हैं। अगली खबर बता दें, ब्रिटेन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में चला पीएम ऋषि सुनक का जादू। महज 2 साल में ही घुटनों पर ला दिया महंगाई को। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी ने अपनी काबिलियत का सबसे बड़ा लोहा
मनवाते हुए महंगाई को घुटनों पर लाकर बैठा दिया है। जबकि इससे पहले ब्रिटेन की बेलगाम महंगाई और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के चलते ही पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने मोर्चा संभाला था। पीएम ऋषि सुनक के सामने ब्रिटेन की महंगाई को काबू में लाने और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती थी। सुनक ने दोनों ही चुनौतियों से पार पाते हुए महंगाई को काबू में ला दिया। अब ब्रिटेन में ईंधन एवं खाद्य कीमतों में नरमी से खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर के महीने में घटकर 3.9% पर आ गई है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने चीन की 13 और कंपनियों को अनवेरिफाइड लिस्ट में जोड़ डाला। जी हां, तकनीकी लड़ाई ने अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा दिया है। इसी के चलते अमेरिका ने चीन की 13 और कंपनियों को अनवेरिफाइड लिस्ट यानी कि असत्यापित सूची में शामिल कर दिया है। मंगलवार को पोस्ट किए गए एक सरकारी नोटिस के अनुसार अमेरिकी निर्यात प्राप्त करने वाली चीन की उन 13 संस्थाओं की असत्यापित सूची में जोड़ा गया है जिनका अधिकारी निरीक्षण करने में असमर्थ रहे हैं। अमेरिकी निर्यात नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उन कंपनियों को असत्यापित सूची में रखा जाता जब वे साइट पर दौरा पूरा नहीं कर पाते और वे मानकों पर खरी नहीं उतरते हैं। अधिकारियों द्वारा किसी भी कंपनी को असत्यापित सूची में रखने के लिए यह तय किया जाता है कि उन पर अमेरिकी मूल की प्रौद्योगिकी और अन्य सामान प्राप्त करने के लिए भरोसा किया जाता है अथवा नहीं। दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर चीन के लिए गोपनीय तरीके से काम कर रहा था यह व्यापारी मेलबर्न की अदालत ने दोषी ठहरा दिया। जी हां, मेलबर्न की अदालत ने एक कारोबारी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए गोपनीय तरीके से काम करने का दोषी ठहराया। उन्हें देश के नए विदेशी प्रभाव कानून के तहत दोषी ठहराया गया है। CNN की ने बुधवार को अपनी खबर में यह जानकारी दी है। जी हां, अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति डी सान दुओंग ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। अगली खबर की बात करें, जहां 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ऐलान। बता दें, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आगामी आम चुनाव में कम से कम 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने बुधवार को यह ऐलान किया। पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान को इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने 5 अगस्त को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया था। यह मामला चुनाव आयोग द्वारा दायर किया गया था। इस फैसले के साथ ही उन्हें 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी 3 साल की सजा रद्द कर दी, लेकिन वो अभी भी अन्य मामलों में जेल में बंद है। इमरान सरकार में कार्यवाहक कानून एवं न्याय मंत्री रहे बैरिस्टर अली जफर ने अदियाला जेल के बाहर मीडिया से कहा कि इमरान खान साहब ने बताया है कि वो पाकिस्तान के कम से कम 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, अगली खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां एक सर्वे भी निकलकर सामने आई है। दोस्तों, चुनाव से 2 महीने पहले सर्वे के नतीजे ने चौंका दिया है। आखिर पाकिस्तान में किसकी सरकार बनने का है अनुमान आपको बता दें। सबसे पहले सर्वे जो कोई और नहीं बताएगा आपको, दरअसल पाकिस्तानी न्यूज एरी की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर सकती है। जी हां, ये सर्वे एरी न्यूज की तरफ से किया गया है और उसमें सबसे बड़ा दोस्तों ये रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ आम चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती है। आपका क्या कहना है दोस्तों, इस पर बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां कोर्ट की रोक के बाद पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में उतरे भारतवंशी, कहा वोटर तय करेंगे ट्रंप का भविष्य। बता दें, अमेरिका की एक अदालत ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाइड कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया। इसे रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय मूल के अमेरिकी दावेदार ट्रंप के समर्थन में उतर आए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के दावेदारों में शामिल निक्की हेली और विवेक रामास्वामी ने इस फैसले का विरोध किया है। यह फैसला अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भूमिका को देखते हुए कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ट्रंप को अयोग्य ठहराने का यह फैसला संविधान के 14वें संशोधन पर आधारित है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका का ड्रैगन को तगड़ा वाला झटका, चीनी अनुसंधान जहाजों पर रोक लगाने का किया ऐलान। बता दें, श्रीलंका ने भारत की आपत्ति के बाद चीन को बड़ा झटका देते हुए विदेशी समुद्री अनुसंधान पोतों को 1 वर्ष के लिए राजनयिक अनुमति न देने का फैसला किया है। दरअसल भारत ने रिसर्च की आड़ में जासूसी करने वाले चीनी जहाजों को श्रीलंकाई बंदरगाहों पर डॉक किए जाने पर आपत्ति जताई है। श्रीलंका भारत की चिंताओं के मद्देनजर अपने फैसले की समीक्षा कर रहा है। चीन ने हाल ही में एक और समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान पोत जियांग यांग होंग 3 के लिए 2024 की शुरुआत में एक सर्वेक्षण के लिए श्रीलंकाई बंदरगाहों पर जाने की अनुमति का अनुरोध किया था। हालांकि सूत्रों के अनुसार राजनयिक तनाव और 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के कारण अनुरोध को अस्वीकार
कर दिया गया है। जी हां, अगली खबर की बात करें जहां अभिव्यक्ति की आड़ में हिंसा भड़काने की बड़ी कोशिश, खालिस्तानी पन्नून की हत्या की साजिश पर पहली बार पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक के शामिल होने के अमेरिका के आरोपों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो सबूतों को देखेंगे, लेकिन अमेरिका भारत संबंध कुछ घटनाओं के कारण पटरी से नहीं उतरेंगे। जी हां, मोदी जी ने कहा कि अगर कोई हमें कोई जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे। अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। अगली खबर की बात करें जहां नितिन गडकरी जी का बड़ा ऐलान, कहा इस मामले में अमेरिका की बराबरी करेगा अपना भारत, लग जाएंगे 5 साल। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने ऐलान कर दिया है कि भारत आने वाले समय में सड़कों के मामले में अमेरिका की बराबरी कर लेगा। उन्होंने कहा है कि भारत का लक्ष्य अगले 5 साल में अपने सड़क बुनियादी ढांचे को अमेरिका के बराबर करने का है। उन्होंने कहा कि एक व्यापक रणनीति के तहत सरकार महानगरों की भीड़ को कम करने, यात्रा के समय को घटाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए काम कर रही है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें जहां भारत में अब तक JN.1 वेरिएंट के 21 मामले आए सामने। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा घबराएं नहीं, सतर्क रहें। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 धीरे धीरे पांव पसारता जा रहा है। अब तक भारत में JN.1 में 21 मामले सामने आए हैं। जानकारों की माने तो गोवा में JN.1 वेरिएंट के 19 मामले और महाराष्ट्र और केरल में एक मरीज सामने आए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के इस नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। अगली खबर बता दें, सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन कोल्ड एंड फ्लू सिरप पर लगाया बैन, वार्निंग भी लिखने को कहा। जी हाँ, देश की शीर्ष स्वास्थ्य नियामक एजेंसी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने शिशुओं और 4 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच लोकप्रिय एंटी कोल्ड कॉकटेल दवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की टी-मिनिक ओरल ड्रॉप्स, ग्लेनमार्क की एस्कोरिल फ्लू सिरप और IPCA लैबोरेटरीज की सोलविन कोल्ड सिरप समेत अन्य को लेकर फार्मा कंपनियों को नियामक ने चेतावनी डालने के लिए भी कहा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां वाराणसी में पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए इंडिया का मेगा प्लान तैयार, राजनीतिक सुपरस्टारों की लिस्ट करेंगे जारी। वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे क्या नीतीश कुमार, इंडिया अलायंस में रखा गया ये प्रस्ताव बता दें। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन इंडिया की बीते दिन दिल्ली में अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस, JDU, आम आदमी पार्टी समेत 28 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे। बैठक में फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द विपक्षी दलों के बीच 20 सीटों का बंटवारा किया जाएगा। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने की भी मांग की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किस चेहरे को उतारा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। पहला नाम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आया और दूसरा नाम नीतीश कुमार का। दोनों के नाम को लेकर बैठक में प्रस्ताव दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को उनके गढ़ में वाराणसी सीट पर क्या चुनौती दे पाएंगे? लगता है दोस्तों आपको कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां कांग्रेस के पास फंड नहीं, समोसा तक नहीं दे पाए, चाय बिस्कुट पर सिमटी इंडिया गठबंधन की मीटिंग। JDU के बागी सांसद का बहुत बड़ा दावा। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए बने इस विपक्षी इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हुई। अब ऐसे में दोस्तों, इस बीच JDU के बागी सांसद सुनील कुमार पिंटू ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि पहले मीटिंग में समोसा मिलता था, इस बार सिर्फ चाय बिस्कुट मिला है। गुरुवार को न्यूज एजेंसी NI के साथ बातचीत के दौरान सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि पहले मीटिंग में समोसा मिलता था, लेकिन इस बार सिर्फ चाय बिस्कुट हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कांग्रेस ने खुद कह रखा है कि फंड की कमी है, लोग उन्हें डोनेट करें। जी हाँ, एक तरीके से तंज कसा है दोस्तों इन्होंने ये कहते हुए। अब ऐसे में आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।